साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सीडीपी क्वीन हांसी मैम पर। मेरा नाम है रवि और आप मेरे साथ कर रहे हैं अपनी सीटेट के लिए मैथ्स पेडागोजी की क्लासेस। जिन्होंने भी आज एग्ज़ाम दिया है और हमारी क्लासों से पढ़ करके गए हैं एग्ज़ाम देने के लिए, अगर आपके जान पहचान से हैं तो आप ज़रूर उनसे पूछ लीजिएगा कि हमारी क्लासों से उनको कितने क्वेश्चन पेडागोजी के देखने को मिले हैं। उम्मीद है कि सारे के सारे क्वेश्चन यहीं से आए होंगे। पेडागोजी के जितने क्वेश्चन आए हैं सारे के सारे क्लास से ही देखने को मिले होंगे। अगर आपके कोई जान पहचान का हो तो ज़रूर उससे आप बात कीजिएगा और उससे पूछेगा कि आज के जो क्वेश्चन आए थे, अगर उसने हमारी क्लासों को देखा है तो उससे पूछेगा कि क्लास से आए थे कि नहीं आए थे। तो चलिए, जिन लोगों का एग्ज़ाम अभी बाकी है उनके लिए शुरू करते हैं अपनी आज की प्रैक्टिस क्लास। तो देखते हैं क्वेश्चन मैथ्स पेडागोजी के। पहला क्वेश्चन है, बालक में आदत का विकास होना किस पक्ष का अंश है? आपको बताना है कि बालक में आदत का विकास होना किस पक्ष का अंश है। पहला है क्रियात्मक, दूसरा है ज्ञानात्मक, तीसरा है संवेगात्मक और चौथा है तीनों सही है। तो आपको बताना है बालक में आदत का विकास होना निम्न में से किस पक्ष का अंश हो जाएगा। सभी लोग आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 1 का। अगर आपके कोई जान पहचान में आस पड़ोस में कोई हमारी बहन जो कि एनएम की तैयारी करने वाली हो, क्योंकि वैकेंसी आ चुकी हैं, उनसे आप बता देना कि हमारे इस यूट्यूब चैनल पर एनएम की क्लासें आपको नियमित रूप से मिलने वाली हैं। एक सुबह और एक शाम को 2 क्लासें मिलेंगी। तो अगर आपकी कोई जान पहचान का है जो कि एनएम की तैयारी कर रही लड़की, तो आप उनको ज़रूर बता दीजिएगा कि हमारी इस यूट्यूब चैनल पर पूरा का पूरा सिलेबस उनको करवाया जाएगा। सारी की सारी प्रैक्टिस क्लास और सिलेबस हम उनको कवर करवाने वाले हैं एनएम का। तो जानकारी ज़रूर दे दीजिएगा उन लोगों को। तो बताइए, इसका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बालक में आदत का विकास होना किस पक्ष का अंश है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 क्रियात्मक। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा क्रियात्मक। एक बार शेयर कर दीजिए और जो लोग नए जुड़ रहे हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। उम्मीद है अब तक आप लोगों ने शेयर कर दिया होगा, अगर नहीं शेयर किया है तो ईमानदारी के साथ में कर दीजिएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, बालक में स्वाभाविकरण की क्रिया किस पक्ष से जुड़ी हो सकती है? आज के क्वेश्चन थोड़ा सा हटके हैं लेकिन बहुत ही अच्छे हैं। मैथ्स पेडागोजी के नज़रिए से बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है सारे के सारे। पहला ऑप्शन है ज्ञानात्मक क्रिया से, दूसरा है संवेगात्मक क्रिया से, तीसरा है प्रत्यक्षीकरण से और चौथा है क्रियात्मकता से। तो बताइए, बालक में स्वाभाविकरण की क्रिया किस पक्ष से जुड़ी हो सकती है? क्वेश्चन नंबर 2 का सभी लोग आंसर करेंगे। क्लास को अंत तक देखिएगा साथियों, सारे के सारे क्वेश्चन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो इसका जो लोग कर रहे हैं ऑप्शन नंबर 3, उनका हो जाएगा बिल्कुल सही। बालक में स्वाभाविकरण की क्रिया जिस पक्ष से जुड़ी रहती है वो है प्रत्यक्षीकरण। कौन सा है? ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, प्रत्यक्षीकरण। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक गणितीय परिमेय है, आपको बताना है इनमें से कौन सी गणितीय परिमेय है। ऑप्शन है, एक कथन है जिसकी उपपत्ति यथेष्ट साक्ष्य से रहित है, दूसरा है एक कथन जिसे अभिग्रहितों की तर्कसंगत युक्तियों द्वारा सिद्ध किया गया है, तीसरा है एक कथन जो कि सदैव सही होता है और उसे उपपत्ति की आवश्यकता नहीं है, तीसरा ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन है एक कथन जिसकी सत्यता या असत्यता की कोई जानकारी नहीं है। तो बताइए इनमें से गणितीय परिमेय कौन सी हो जाएगी? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कीजिए सभी लोग। सभी लोग आंसर करेंगे और जितने लोग नए जुड़ रहे हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अपनी टीचर की बेहतरीन तैयारी के लिए। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्या हो जाएगा? एक गणितीय परिमेय है एक कथन जिसे अभिग्रहितों की तर्कसंगत युक्तियों द्वारा सिद्ध किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 4, वस्तुएं जो कि एक समान वस्तु के बराबर हैं, वस्तुएं जो कि एक समान वस्तु के बराबर हैं वे एक दूसरे के बराबर होंगी। यह अभिग्रहित जो अंकगणित व बीजगणित का आधार दिया है। अब आपको बताना है किसने दिया है ये, कि वस्तुएं जो एक समान वस्तु के बराबर हैं वे एक दूसरे के बराबर होंगी। यह अभिग्रहित जो अंकगणित व बीजगणित का आधार है, ये किसने दिया है? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कीजिए सभी लोग। आंसर दीजिए आप लोग, हम देख रहे हैं कितने लोग इसका सही आंसर कर पा रहे हैं। आपकी तैयारी अब हो चुकी है पूर्ण, क्योंकि अब बाकी है सिर्फ प्रैक्टिस, और जिनका एग्जाम हो गया उनकी प्रैक्टिस भी नहीं बाकी रह गई है। तो आप लोग इसका आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्या हो जाएगा? यूक्लिड। क्या हो जाएगा? यूक्लिड ने ये आधार दिया है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर है इसका। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है, गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है। क्वेश्चन करवाया जा चुका है, दूसरी या तीसरी बार आज ये क्वेश्चन आया है। बिल्कुल सही आंसर करेंगे सभी लोग इसका। गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या हो जाएगा? सभी लोग आंसर कीजिए। क्वेश्चन करवाया हुआ है, आपको हम पहले बता दे रहे हैं, सभी लोग इसका सही से आंसर करने की कोशिश कीजिए। गणित निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना। क्या हो जाएगा? बच्चों की समझ निहित रिक्तियों को जानना
गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य होता है बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है जियो बोर्ड किसके शिक्षण का एक प्रभावी साधन है? जियो बोर्ड किसके शिक्षण का एक प्रभावी साधन है? तो आप लोग आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा इसका? क्वेश्चन नंबर 6 का सभी लोग आंसर कीजिए। आप लोग लगातार क्लास को शेयर करते रहिए। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, क्या हो जाएगा? ज्यामिति आकृतियों और उनकी विशेषताएं, यह हो जाएगा बिल्कुल सही। जियो बोर्ड ज्यामिति आकृतियों और उनकी विशेषताओं के शिक्षण का एक प्रभावी साधन है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है गणित शिक्षण में पाठ्य पुस्तक का उपयोग निम्नलिखित कारण से किया जाता है। तो बताइए, गणित शिक्षण में पाठ्य पुस्तक का प्रयोग किन कारणों से किया जाता है? पहला है प्रायोगिक कार्यों हेतु, दूसरा है प्रस्तावना है, तीसरा है उदाहरण एवं चित्रों हेतु, या फिर चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी के लिए। तो बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर? सभी लोग आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का। आंसर कीजिए सभी लोग। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, गणित शिक्षण में पाठ्यक्रम पुस्तक का उपयोग प्रायोगिक कार्यों हेतु, प्रस्तावना हेतु, उदाहरणों एवं चित्रों हेतु, इन तीनों के लिए ही किया जाता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर है, उपयुक्त सभी। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आप लोग लगातार बने रहिए, क्लास को बीच में छोड़ जाया मत कीजिए साथियों, क्योंकि आपके लिए सारे के सारे क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन है रेखा गणितीय आकृतियों के शिक्षण में सर्वप्रथम प्राप्य उद्देश्य होता है कौशलात्मक, ज्ञानात्मक, अवबोधात्मक और अनुप्रयोगात्मक। तो बताइए रेखा गणितीय आकृतियों के शिक्षण में सर्वप्रथम प्राप्य उद्देश्य क्या होता है? अवबोधात्मक, अनुप्रयोगात्मक, ज्ञानात्मक या फिर कौशलात्मक। तो सभी लोग आंसर करेंगे इसका। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 8 का जितने भी लोग कर रहे हैं ऑप्शन नंबर 1, उनका सबका बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। रेखा गणितीय आकृतियों के शिक्षण में सर्वप्रथम प्राप्य उद्देश्य किसका होता है? होता है कौशलात्मक। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, यह किसका उदाहरण है? आपको बताना है। कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान दे रहा है, तो यह किसका उदाहरण हो जाएगा? जेंडर संबंधता, जेंडर समरूपता, जेंडर पक्षपात या फिर जेंडर पहचान। इसका आंसर सभी लोग बिल्कुल सही करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन 2 से 3 बार ये हम खुद करवा चुके हैं। तो बताइए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? कोई शिक्षक लड़के और लड़कियों के बीच में तुलना करके लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, लड़कियों पर इतना ध्यान नहीं दे रहा, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, वो जेंडर पक्षपात कर रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आयतन के मापन के शिक्षण और अधिगम संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वांछनीय है? पहला ऑप्शन दिया गया है विद्यार्थियों को विभिन्न आकृतियों के आयतन के परिकलन हेतु प्रयासों की कल्पना के लिए प्रोत्साहित करना, दूसरा है प्रारंभ में एक घन के आयतन के सूत्र को लिखना, तीसरा ऑप्शन है प्रारंभ से ही सटीक परिकलन को प्रोत्साहित करना, चौथा ऑप्शन है विद्यार्थियों को प्रारंभ में 2 विमाओं वाली आकृतियों के आयतन की जानकारी देना। तो बताइए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही क्वेश्चन नंबर 10 का? एक बार सभी लोग आंसर करेंगे जल्दी से। बताइए इसका क्या सही हो जाएगा, सभी लोग आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 का सभी लोग आंसर करेंगे आयतन के मापन के शिक्षण और अधिगम संदर्भ में विद्यार्थियों को विभिन्न आकृतियों के आयतन के परिकलन हेतु प्रयासों की कल्पना के लिए प्रोत्साहित करना, इसका हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर 1। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल सही आंसर है इसका। सभी लोग याद रखेंगे इसको, देख लीजिए एक बार। जो सबसे बड़ा आंसर है और पॉजिटिव आंसर है, अगर आपको कुछ नहीं आता है तो आप उसी को लगा दीजिए। 99% बिल्कुल सही आंसर आपका जाएगा। आप लोग याद रखना कि चाहे कोई भी पेडागोजी हो, साइंस की हो, मैथ की हो, चाहे ईवीएस की हो, चाहे हिंदी की हो, अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, मान लीजिए कि आप सब कुछ भूल गए, एग्जाम में बैठे हैं, क्वेश्चन आपने पढ़ा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो जो आंसर पॉजिटिव हो और सबसे बड़ा उसके ऊपर टिक कर दीजिए। 100% क्वेश्चन आपका सही निकल जाएगा वो। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि बच्चों में सक्रिय अधिगम का प्रावधान नहीं करेगी? बच्चों में सक्रिय अधिगम का प्रावधान इनमें से कौन सी गतिविधि नहीं करेगी, आपको बताना है। पहला है कक्षा में व्याख्यान सुनाना, दूसरा है विज्ञान क्लब की स्थापना करना, तीसरा है क्षेत्र भ्रमण का आयोजन और चौथा है विज्ञान का कोना बनाना। विज्ञान का कोना बनाना पॉजिटिव थिंक है, क्षेत्र भ्रमण भी पॉजिटिव है, विज्ञान क्लब की स्थापना भी सही है, लेकिन कक्षा में व्याख्यान सुनाना यही नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 1 जो है ये इसका हो जाएगा सही आंसर। क्या नहीं होगा? कक्षा में व्याख्यान सुनाना बिल्कुल भी नहीं होगा, सारे के सारे पॉजिटिव वे में हैं।
तो एक जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे संरचनात्मक या फिर रचनावादी गणितीय कक्ष का लक्षण नहीं माना जा सकता है? नहीं माना जा सकता है तो बताइए इनमें से ऐसा कौन सा लक्षण है जो संरचनात्मक गणितीय कक्ष का लक्षण नहीं होगा? पहला ऑप्शन दिया गया है, प्राथमिक स्तर पर आकलन के लिए विषय परक प्रकार की परीक्षा का उपयोग किया जाता है। दूसरा है, गणित और दूसरे पाठ्योत्तर क्षेत्रों के बीच के संबंधों को उजागर किया जाता है। तीसरा ऑप्शन है, गणित के अधिगम में भाषा और संवादों की भूमिका पर उचित ध्यान दिया जाता है। चौथा ऑप्शन है, अध्यापक स्वीकार करता है कि दी अन्योन्य क्रिया को विभिन्न विद्यार्थी अलग अलग प्रकार से समझ सकते हैं। तो आंसर कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 12 थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन आप लोग इसको ध्यान से पढ़िए और ध्यान से आंसर करने की कोशिश कीजिए। क्या हो जाएगा इसमें, क्या हो जाएगा सभी को बताना है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, क्या हो जाएगा, प्राथमिक स्तर पर आकलन के लिए विषय परक प्रकार की परीक्षा का उपयोग किया जाता है। यह इसका गलत आंसर है, यानी कि सही आंसर क्योंकि यहाँ पर नहीं पूछा गया, नहीं माना जा सकता, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन है, 2 व 3 दशमलव वाली संख्याओं के गुणन जैसे कि 0.2 गुणे 0.2 बराबर 0.04 की संकल्पना को समझाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम साधन उचित है? पहला ऑप्शन है चार्ट, संख्या चार्ट। दूसरा है ग्राफ पेपर। तीसरा है डायनिस ब्लॉक्स। चौथा है टेलर का गिनतारा। तो बताइए आपको इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 13 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही? सभी लोग एक बार आंसर कीजिए और एक बार वीडियो को सभी के पास में फिर से शेयर कर दीजिए, और जो लोग नए जुड़ रहे हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अपनी टीचर की बेहतरीन तैयारी के लिए। बाकी सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है, और लगातार अंतिम क्वेश्चन तक आप लोग लगातार बने रहिए हमारे साथ में। सारे के सारे क्वेश्चन होने वाले हैं आपके लिए बेहतरीन। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, क्या हो जाएगा, ग्राफ पेपर। देखते हैं अगला क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 की अनुशंसा के अनुसार प्राथमिक विद्यालय का गणित पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? पहला ऑप्शन दिया गया है, गणितीय संकल्पनाओं में कठोरता देने वाला होना चाहिए। कठोरता देने वाला होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए। छात्रों को प्रगामी गणित के लिए तैयार करने वाला होना चाहिए। और तीसरा, छात्रों के प्रतिदिन के अनुभवों से संबंधित होना चाहिए। चौथा है, कार्य विधि ज्ञान पर केंद्रित होना चाहिए। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही। सभी लोग आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 का। एनसीएफ 2005 की अनुशंसा के अनुसार प्राथमिक विद्यालय का गणित पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? तो इसका जो लोग कर रहे हैं ऑप्शन नंबर 3, उनका सबका हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। छात्रों के प्रतिदिन के अनुभवों से संबंधित होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? छात्रों के प्रतिदिन के अनुभवों से संबंधित गणित के मतलब कि प्राथमिक विद्यालय का गणित पाठ्यक्रम होना चाहिए छात्रों के प्रतिदिन के अनुभवों से संबंधित। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, आप लोग लगातार बने रहिए क्लास में। अगला क्वेश्चन है, एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनाने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है? आपको बताना है कि एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका है जो बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनाने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 15 का सभी लोग आंसर करेंगे। पहला ऑप्शन है इसमें बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके। दूसरा है प्रत्येक छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार देकर। तीसरा ऑप्शन है केवल प्रक्रियात्मक ज्ञान पर बल या महत्व देकर। चौथा है गलत उत्तरों को अस्वीकार करके या फिर उन्हें दंडित करके। तो आप लोग बताइए क्वेश्चन नंबर 15 का क्या हो जाएगा ऑप्शन। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आंसर करने की कोशिश कीजिए, सही आंसर निकले सबका। तो इसका जो लोग कर रहे हैं ऑप्शन नंबर 1, उनका सबका हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, शिक्षार्थी गणित में व्यक्तिगत भिन्नता प्रदर्शित करते हैं अतः शिक्षक को। तो आप बताइए क्या हो जाएगा इसमें कि शिक्षार्थी गणित में व्यक्तिगत भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, शिक्षक को क्या करना चाहिए? अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए, सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए, कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए, परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का? सभी लोग आंसर कीजिए एक बार। तो इसका कर रहे हैं जो लोग ऑप्शन नंबर बी, उनका सबका हो जाएगा बिल्कुल सही, सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत हैं, बताइए क्या हो जाएगा इसमें।
ये क्वेश्चन एक बार हम आपको करवा भी चुके हैं कि पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत इनमें से कौन हो जाएंगे। आंसर करेंगे सभी लोग क्वेश्चन नंबर 17 का। पहला ऑप्शन दिया गया समन्वय व सुसंगठिता, दूसरा है उपयोगिता व जीवन में संबद्धता, तीसरा है क्रियाशीलता व परिवर्तनशीलता। तो इसके उपयुक्त सभी जो हैं ये पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत है, यानी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है एक अध्यापक गणित शिक्षण में अवरोही क्रम का अनुसरण कर रहा है, वह किस विधि से प्रेरित है। सभी लोग आंसर करेंगे। एक अध्यापक गणित में अवरोही क्रम का अनुसरण कर रहा है तो वह किस विधि से प्रेरित हो जाएगा। पहला है प्रयोगशाला की विधि, दूसरा है आगमन और तीसरा है निगमन, चौथा है संश्लेषण विधि। तो आंसर कीजिए कि जो एक अध्यापक गणित शिक्षण में अवरोही क्रम का अनुसरण करेगा तो इसमें से कौन सी विधि का वह प्रयोग कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 का सभी लोग आंसर करेंगे। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। कौन सी विधि हो जाएगी, ये निगमन की विधि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा, निगमन विधि। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्रयोगशाला विधि किस विधि का विस्तृत रूप है। प्रयोगशाला विधि किस विधि का विस्तृत रूप है। पहला ऑप्शन है आगमन, दूसरा है निगमन, तीसरा है इकाई विधि और चौथा है संश्लेषण विधि। सभी लोग आंसर करेंगे प्रयोगशाला विधि किस विधि का विस्तृत रूप है। रिपीट क्वेश्चन है, एक बार और हम 1 या 2 बार आपसे पूछ चुके हैं क्लास में, तो इसका आंसर सही होना चाहिए अधिकतर सभी लोगों का। आंसर कीजिए आप लोग। प्रयोगशाला विधि आगमन विधि का विस्तृत रूप है किसका। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, आगमन विधि का। आगे देखते हैं क्वेश्चन है लुईस ब्रेल का जन्म कहाँ हुआ था। लुईस ब्रेल का जन्म कहाँ हुआ था आपको बताना है। तो आंसर कीजिए सभी लोग क्वेश्चन नंबर 20 का, लुईस ब्रेल का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, क्या हो जाएगा, इनका जन्म हुआ था फ्रांस में। कहाँ हुआ था, फ्रांस में। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है फ्राबेल का जन्म कहाँ हुआ था। फ्राबेल का जन्म कहाँ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 21 का सभी लोग आंसर करेंगे। फ्राबेल का जन्म हुआ था साथियों जर्मनी में। कहाँ पर हुआ था, जर्मनी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इनका जन्म हुआ था जर्मनी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित शाब्दिक समस्या के प्रकार को पहचानिए। समस्या दी गई है नीचे, उसको आपको पहचानना है किस प्रकार की समस्या है। तो चलिए पढ़ते हैं समस्या को। मेरे पास 3 धनुष हैं। समस्या क्या है कि मेरे पास जो है 3 धनुष हैं, आलोक के पास मेरे से 2 कम हैं। जो मेरा दोस्त है आलोक, उसके पास मेरे से 2 कम धनुष है, यानी उसके पास 1 धनुष है। तो आलोक के पास कितने धनुष है आपको ये बताना है। आलोक के पास कितने धनुष हैं। पहला देखते हैं ऑप्शन व्यवकलित जमा, व्यवकलित घटा, तुलनात्मक जमा या फिर तुलनात्मक घटा। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। मेरे पास 3 है आलोक के पास, मेरे से 2 कम है, आलोक के पास कितने धनुष हैं। तो ऑप्शन में आपको चूज करना है इनमें से क्या हो जाएगा। आलोक के पास, अगर मेरे पास 3 है और आलोक के पास 1 है तो यानी उसके पास मेरे से 2 कम है, यानी उसके पास क्या है, 2 घट रहे हैं। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन तो आएगा घटे में। अब आपको बताना है कि व्यवकलित घटा हो जाएगा या फिर तुलनात्मक घटा हो जाएगा। तो व्यवकलित तो होगा नहीं, क्योंकि मुझ में और आलोक में तुलना की जा रही है। क्या की जा रही है, मेरे पास 3 है और आलोक के पास मुझसे 2 कम है। तो इसमें हो जाएगा तुलनात्मक घटा। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, तुलनात्मक घटा। आगे चलते हैं। गणित के अधिगम के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है, आपको बताना है क्या सही नहीं है। ऑप्शन नंबर नेगेटिव वाला आपको निकालना है इसमें से, गणित के अधिगम के संबंध में क्या सही नहीं होगा। तो आप लोग ऑप्शन पढ़िए और आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 23 का। सारे के सारे क्वेश्चन आज के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले आपके लिए थे। अगर आप अभी तक लास्ट तक बने हमारे साथ में हैं तो निश्चित रूप से आप काफ़ी मेहनत करने वाले विद्यार्थी हैं। तो इसका आंसर कीजिए आप लोग, गणित के अधिगम के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23 का सभी लोग आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 का आप लोग अगर ऑप्शन नंबर 3 पढ़ रहे हो तो आप लोग बताइए क्या सही है 3 वाला। गणित में उत्कृष्ट प्रदर्शन की प्रतिभा स्वाभाविक होती है। क्या बिल्कुल सही है कि अगर आप क्लास के 100 बच्चे पढ़ रहे हैं तो 100 के 100 बच्चे गणित में उत्कृष्ट यानी अच्छा प्रदर्शन करने वाले होंगे। क्या ये प्रतिभा स्वाभाविक है? ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जो बच्चा गणित पढ़ता है, अभ्यास करता है, और जितनी ज़्यादा अभ्यास करता है उसकी प्रतिभा उतनी ज़्यादा निखरती है। यानी इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है वही निगेटिव आंसर है, यानी यही इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी के तीनों के तीनों जो है वो पॉजिटिव थे। एक यही निगेटिव है कि गणित में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने की प्रतिभा स्वाभाविक होती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कई बच्चों को बिल्कुल मैथ नहीं आती और कई को इतनी सारी आती है। तो यही आंसर इसका हो जाएगा गलत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गणित विषय की विशेषता नहीं है।
तर्कपूर्णता, परिणामों की निश्चितता, शुद्धता या फिर नीरसता। तो बताइए इनमें से गणित विषय की विशेषता क्या नहीं है। साथियों एक बार आपसे फिर से हम बोल रहे हैं कि अगर आपके जानने वाली कोई भी हमारी बहन जो कि एएनएम की तैयारी करना चाह रही है तो एएनएम की जगह आ चुकी हैं, 9100 कुछ जगह करके आई हैं, 9000 प्लस जगह हैं। तो उसकी तैयारी हम अपने यूट्यूब चैनल पर अब करवाने वाले हैं। क्लासें डाला करेंगे, कल से 2 क्लासें। आज हो सकता है कि एक क्लास आज रात में ही डाल दी जाए, बाकी कल से नियमित रूप से उनका जो सिलेबस है उनको प्रैक्टिस क्लासें डाली जाएंगी। कल से 2 क्लासें, तो आप लोग उनको बता दीजिएगा। अगर कोई आपके जानने वाला हो तो लिंक दे दीजिएगा हमारे चैनल का, और हमारे चैनल पर जुड़ जाएंगी और अपनी तैयारी को मजबूत कर लेंगे जुड़ करके। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? गणित विषय की विशेषता नीरसता बिल्कुल भी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ये। आगे देखते हैं। चिंता, बोध, तर्क शक्ति, विश्लेषण की क्षमता बढ़ाने वाला विषय कौन सा है? चिंता, बोध और तर्क शक्ति, विश्लेषण की क्षमता बढ़ाने वाला विषय सिर्फ एक ही है और वह है मैथ्स। क्या है? गणित। तो साथियों आपको बताने हैं कि आज की इस 25 नंबर जो आपको हमने क्वेश्चन कराए हैं 25, इनमें से आपके कितने क्वेश्चन सही निकले हैं। अपने आप को पॉजिटिव रखिए और अच्छे से जाइए और एग्ज़ाम को अच्छी तरीके से दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एग्ज़ाम देना हमारा कर्तव्य है और हमें देना भी चाहिए। बिना डरे जाइए और अच्छे तरीके से एग्ज़ाम दीजिए, सभी लोग पास होकर के आएंगे, ऐसा हम आपके लिए कामना करते हैं। फिलहाल अभी के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और 8 बजे ज़रूर आइएगा हिंदी की पेडागोजी क्लास में, क्योंकि हिंदी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हिंदी का रोल सबसे ज़्यादा मायने रखता है। अगर आपके हिंदी में अच्छे नंबर आ जाएंगे तो आपका रिजल्ट आगे जा कर के, यानी आप जो क्वेश्चन सही करने होते हैं उसके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकती है हिंदी। तो ज़रूर हिंदी की क्लास में आइएगा। धन्यवाद, बाय बाय।